आरती नहा धोकर तैयार हुई, माथे तक घूंघट किया, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। आते ही मम्मी जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही मम्मी जी ने हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। पैर छूना पुरानी बातें हैं, दिल में इज्जत होनी चाहिए, इतना ही काफी है। और ये घूंघट क्यों बना लिया है? और मम्मी जी ने आरती के सिर से घूंघट उठा दिया। मेज पर नाश्ता लग गया है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता कर लो, मम्मी जी ने प्यार से कहा। आरती ने अपनी भाभियों को ससुर जेठ के साथ बराबर बैठकर खाते पीते नहीं देखा था। पहले तो वह थोड़ी सी झिनकी, फिर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। पापा जी ने एक पकौड़ी का टुकड़ा मुंह में रखा और कहने लगे कि राम ने पकौड़ियां ठंडी कर दी हैं। आरती कुर्सी से उठी और पकौड़ियों की प्लेट किचन में ले गई। कढ़ाई आंच पर चढ़ाकर पकौड़ियां गर्म कर लाई। पापा जी खुश हो गए। श्याम घंटा भर पहले पानी फ्रिज से निकालकर जग भर के रख देता है। जब तक खाओ पियो पानी गर्म होने लगता है, विकास ने कहा। आरती ने पानी का जग उठाया, उसका पानी बाल्टी में उड़ेल दिया, फिर से बोतल निकालकर जग में ठंडा पानी भरकर मेज पर रख दिया। भाभी, इतने नौकर घूम रहे हैं, किसी नौकर को आवाज दे देती, आप खुद क्यों दौड़ रही हैं? विकास ने भाभी से कोड़कर कहा। रोहन पहले दिन से ही आरती को मिडिल क्लास मेंटालिटी का मानकर कुपित था और आज आरती के बार बार खुद उठकर नौकरानी की तरह भागने से मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अतः विकास की बात समाप्त होते ही रोहन फूट पड़ा। अपने घर में नौकर जाकर देखे हो तो नौकरों से काम लेना आए। आरती सहम गई। उसे याद आया, माँ ने चलते चलते समझाया था, घर में चाहे कितने भी नौकर चाकर हों, अपने परिवार वालों का अपने हाथों से परोसने खिलाने से प्यार बढ़ता है, बड़ों का सम्मान होता है। रोहन का ताना सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता ही नहीं चला कि उसने क्या खाया। सब लोग उठे तो वह धीरे से उठकर कमरे में चली गई। आरती को ब्याह कर ससुराल आए 1 महीना हो गया था। वह अपने पति रोहन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। एक दिन रोहन के कुछ दोस्त आने वाले थे। आरती ने किचन में जाकर मठरियां सेंक कर रख दी, हलवा बनाकर हॉट केस में रख दिया। नौकर से समोसे बाहर से लाने को कहकर जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही एक साथ कई आवाजें सुनाई दी कि भाभी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आप यहाँ छिपकर बैठ गईं। आरती धीरे से बाहर निकली और नमस्ते करके सिटिंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गई। वाह भाभी जी, हम लोग ये सोचकर आए थे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, मगर आप तो छुई मुई की तरह सिमटी सुकड़ी चुपचाप बैठी हैं, अमित ने कहा। छुई मुई तो हाथ लगने से सुकड़ी है, भाभी जी तो हमारी आवाज से ही सिकुड़ गई, राहुल ने हंसते हुए कहा। भाभी जी नई नवेली दुल्हन है, इतनी जल्दी कैसे खुल जाएंगी? संजय हंसकर बोला। तभी श्याम ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर मेज पर रख दी। हलवा कितना लजीज बना है, अमित ने एक चम्मच हलवा मुंह में रखते ही कहा। और मठरियां कितनी खस्ता हैं, लगता है सारा सामान भाभी जी ने ही बनाया है, संजय मठरी तोड़ते हुए कहा। परंतु रोहन ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए आरती को ताने दिया, इन्हें चौका चूल्हे के सिवा और आता ही क्या है? अच्छा भाभी जी, आपको चौका चूल्हे के सिवा और कुछ नहीं आता। कहते कहते सब लोग ठाका मारकर हंस पड़े। आरती का मन झंझना उठा। माहौल को सामान्य बनाने के उद्देश्य से अजय बोला, भाभी जी, सुना है आपके गांव के पास शारदा डैम बन गया है और वह बहुत रमणीय स्थल बन गया है। आप हम लोगों को बुलाइए, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, डैम में जल विहार करेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोहन, चलने का प्रोग्राम बनाओ। हाँ, इनके पिताजी के खेत खलियान भी देख लेना। रोहन को आरती पर कटाक्ष करने की आदत सी पड़ गई थी। हाँ हाँ, आप लोग अवश्य आइए। आप लोग बड़े शहर में रहते हैं, आपने गांव नहीं देखे होंगे, आपको वे अजीबोगरीब लगेंगे। आरती का स्वर हल्का सा कठोर हो गया था। क्या भाभी जी, आपके गांव में बैलगाड़ी से आते जाते हैं? अमित ने कुछ अज्ञानतावश कुछ व्यंग्यपूर्वक पूछा। नहीं भाई साहब, हम लोग कस्बे में रहते हैं, गांव में हमारा फार्म है, पिताजी के पास जीप है, पिताजी जीप से फार्म देखने जाते हैं, अगर खुद जाकर ना देखें तो नौकर चाकर भट्टा बैठा दे। आरती के स्वर में दृढ़ता थी। थोड़ी देर गपशप करके दोस्त तो चले गए, परंतु रोहन का संतोष उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। आरती अपने कमरे में चली गई, जहां से उसने सुना रोहन माँ के पास बैठा बड़बड़ा रहा था।
माँ, आपने अपने दकियानूसी परिवार की लड़की मेरे गले बांध दी। आखिर मुझ में क्या कमी है? स्मार्ट, ऊंची पोस्ट पर हूँ। मेरे कॉलेज की कितनी लड़कियां मुझसे शादी को तैयार थीं, परंतु आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। आरती कितनी पिछड़ी है, ना उठने बैठने की तमीज है, ना बोलने का सलीका। 4 लोग आए तो सिकुड़कर बैठ गए। बोली तो ऐसे बोली मानो पत्थर मार रही हो। उस दिन एक दोस्त के बेटे के बर्थडे में गया था तो सब लड़कियां तालियां बजा बजाकर हैप्पी बर्थडे गा रही थीं। यह मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी थी। कपड़े पहनने की तमीज नहीं, सर्दी में शिफॉन और गर्मियों में सिल्क पहनकर चल देती है। एक हाई हील के सैंडल लाकर दिए तो पहनकर चलते ही गिर पड़ी। मुझे तो बहुत शर्म आती है। मेरे दोस्त अरुण की शादी अभी हाल ही में हुई थी। उसकी बीवी कितनी स्मार्ट है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलती है। अरुण बता रहा था, लेडीज संगीत में उसकी छोटी बहन ने उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया तो उसने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। रोहन गुस्से से कहता चला जा रहा था कि माँ ने भी बीच में टोका, बेटा, वे लड़कियां फर्राटे से अंग्रेजी बोल लेती हैं, बढ़िया डांस कर लेती हैं, परंतु घर गृहस्थी के काम में अक्सर उन्हें कुछ नहीं आता। अंग्रेजी बोल लेना, नाच लेना थोड़े दिनों की चकाचौंध है, बाद में घर गृहस्थी ही काम आती है। सामने शर्मा जी की बेटे की बहू को देखते हो, स्मार्ट है, फर्राटे की अंग्रेजी बोलती है, संगीत में प्रभाकर की डिग्री ले रखी है, परंतु शर्मा जी की बहू दिन भर काम में जुटी रहती है। बहू रानी कमरे में पलंग पर लेटकर स्टीरियो सुनती रहती है। न सास की लाज, न ससुर की इज्जत। आरती सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घरेलू वातावरण में पली बड़ी है, शहर में रहकर सब सीख जाएगी। माँ ने रोहन को समझाते हुए कहा, माँ, घर गृहस्थी का काम तो एक अनपढ़ लड़की भी कर लेती है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि घर गृहस्थी के काम के लिए एक नौकर रख सकता हूँ। आजकल शहरों में जगह जगह रेस्टोरेंट अब होटल खुल गए हैं। फोन कर दो, मनपसंद खाना घर बैठे आ जाएगा। कुछ सोशल लाइफ भी तो होती है। रोहन की बातें आरती कमरे से सुन रही थी। उसका एक एक शब्द उसका मन चीरता चला जा रहा था। आरती को अपनी माँ पर बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने कितने पुराने संस्कारों में उसे ढाल दिया। उसने महिला कॉलेज से बीए पास किया था और साइकोलॉजी से एमए करना चाहती थी। साइकोलॉजी केवल क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, जहां को एजुकेशन थी। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। माँ कितनी मुश्किल से क्राइस्ट चर्च में एडमिशन के लिए तैयार हुई थी। आरती कॉलेज जाती थी। माँ तो हिदायत की पूरी पूरी लिस्ट उसे दे देती थी कि लड़कों के पास मत बैठना, लड़कों से बात मत करना। अगर कुछ पूछना जरूरी हो तो नीचे नजर डालकर धीरे से बोलना। माँ ने कितने उदाहरण दे डाले थे कि सीधी सादी लड़कियों को कॉलेज के लड़के बरगलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत माँ ने कभी नहीं दी थी। इसी कारण उसका एमए का डिवीजन बिगड़ गया था। माँ ने घर में अकेले कभी निकलने नहीं दिया। एक एक दिन माँ के साथ वह पिक्चर देखने गई। उसके पास एक लंबी लड़की बॉय कट बालों में जीन्स पहने बैठी थी। अंधेरे में माँ को शक हुआ कि यह लड़का है। माँ उचक उचक कर देखने लगी तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और यह लड़का नहीं, लड़की है। उसके मुंह से चिल्लाहट भरे स्वर ऐसे निकले कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगे। माँ तो अस्वस्थ होकर बैठ गई, परंतु उसका मन पिक्चर में फिर ना लग सका। अगर इतने पुराने संस्कारों में पाली थी तो इतने एडवांस घर में उसकी शादी क्यों कर दी, जहां शालीनता को मूर्खता समझा जाता है। एक दिन माँ कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, जहां नौकर चाकर कार व बंगला जाते ही मिल जाए। माँ की कितनी निर्मूल धारणा है। ऐसे बड़े घर का क्या करना जहां भौतिक सुख की सारी सुविधाएं हों, परंतु मन को एक पल भी चैन ना मिले। एक शाम कपड़े पहनकर तैयार होकर रोहन कहीं जा रहा था। उसने इतना ही पूछ लिया था, कहाँ जाने की तैयारी है? रोहन कितनी जोर से बिगड़ गया था। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता बैठता हूँ, किससे बात करता हूँ, इसमें तुम हर समय टांग अड़ाती नहीं वाली कौन होती हो? तुम्हें हाई सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज नहीं है तो क्या मैं भी उठना बैठना बंद कर दूं? आरती के संस्कार परंपरागत अवश्य थे, परंतु उसका व्यक्तित्व स्वाभिमानी था। रोज रोज का परोक्ष तिरस्कार तो वह किसी प्रकार सहन कर लेती थी, पर इस अनावश्यक प्रताड़ना से उसके मन में विद्रोह जाग उठा। उसने सोच लिया कि वह अपने को बदलकर रोहन को सबक जरूर देगी।
अगले जाड़ों में दिल्ली में उसकी सहेली मीना की बहन की शादी थी। उसने शादी के निमंत्रण पत्र के साथ मम्मी जी के नाम एक विनयपूर्वक पत्र भी लिखा था, आरती को इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दें। मम्मी जी ने पत्र रोहन को दिखाया। रोहन के पास छुट्टी नहीं थी और आरती के प्रति उसके मन में ऐसी खटास थी कि उसे आरती से कुछ दिन दूरी की बात राहत देने वाली ही लगी। उसने उसे अकेले चले जाने को तुरंत कह दिया। जाने के लिए निश्चित हुए दिन रोहन ने आरती को फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में बैठाया। ट्रेन के चलते ही आरती ने भी एक स्वतंत्रता की सांस ली। उसके मन में स्फूर्ति भरती जा रही थी। रास्ते के दृश्य अवश्य उसे बहुत सुहावने लग रहे थे। नई दिल्ली स्टेशन पर उसकी अकेली सहेली मीना व उसके पति राजेश लेने आए थे। आरती के ट्रेन से उतरते ही मीना आरती से लिपट गई। कॉलेज छोड़ने से 1 वर्ष बाद दोनों सहेलियां आपस में मिल रही थीं। मीना के घर पहुंचकर आरती को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। विवाह हेतु घर की सज्जा सुरुचिपूर्ण थी। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। केले के पत्तों व फूलों से सजाया गया था। बाहर पांडाल में बारातियों के बैठने व खाने पीने की व्यवस्था थी। मेहमानों से घर भरा था। बारात मेरठ से दिल्ली आ रही थी। दूसरे दिन शाम को बारात खूब धूमधाम से चढ़ी। दूल्हा पक्ष के लड़कों व कन्या पक्ष की लड़कियों ने खूब हंसी मजाक चल रहा था। हंसी के फुहारे छूट रहे थे। आरती इस प्रकार के खुलेपन को आश्चर्य से देख रही थी। रात में विवाह हुआ। दूसरे दिन अपराह्न को बारात विदा होने वाली थी। सुबह चाय नाश्ते के बाद वर पक्ष की कुछ चुलबुली लड़कियों ने कन्या पक्ष के कुछ मनचले लड़कों को घेर लिया। लच्छेदार मीठी मीठी बातें की और शहर घुमाने का प्रोग्राम बना डाला। लड़कियां लड़कों के साथ घूमी, पिक्चर देखी और रेस्टोरेंट में खाना खाया। बाद में लड़कों को अंगूठा दिखाकर बारातियों में आ मिली। आरती ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि लड़कियां आपस में ठाके लगा रही थीं। बड़े मजनू बनने चले थे। 2-4 हजार रुपयों के चक्कर में तो आ ही गए होंगे। सबको याद रहेगी मेरठ की लड़कियां। अब आरती रोहन की तथाकथित स्मार्टनेस का मतलब समझ रही थी। बारात विदा होने के दूसरे दिन आरती का वापस जाने का प्रोग्राम था, परंतु मीना ने मम्मी जी को फोन करके आरती को कुछ दिन रोकने का आग्रह किया तो मम्मी जी मान गईं। 2 दिन से मेहमान विदा हो गए। जब आरती को रोहन के कटाक्ष रह रहकर याद आने लगे थे और उन्हें सबक देने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मीना के साथ आरती ने कनॉट प्लेस जाकर जीन्स, ट्राउजर, लो कट टॉप, कमीज आदि खरीदे। सैलून में जाकर फेशियल कराया और बाल सेट कराए। मीना ने उसे बताया कि जीन्स टॉप पहनकर आरती बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही थी। शाम को मीना के साथ आरती क्लब गई। क्लब में जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के गले में बाहें डालकर उन्मुक्त डांस करने लगे तो कुछ लड़कों ने आरती के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की। तब सिर दर्द होने का बहाना बनाकर आरती अपनी कुर्सी पर बैठी रही, परंतु वह डांस करते हुए जोड़ों के हाव भाव एवं पद संचालन को भली भांति देखती रही। जरूरत पड़ने पर वह रोहन के सामने डांस भी कर सकने हेतु अपने को तैयार कर रही थी। यह काम लगभग प्रतिदिन चलता रहा। पहले दिन से ही आरती मीना की फैमिली में घुल मिल गई थी और जल्द ही उसके भाइयों के साथ उसने खुलकर बात करना सीख लिया था। जल्दी आधुनिक सोशल लाइफ लीड करने को उसने अपने आप को तैयार कर लिया। मीना के पति राजेश ने आरती को लखनऊ वापस जाने के लिए एसी में बर्थ रिजर्व करा दी। 3 सप्ताह बीत जाने पर मीना और राजेश आरती को ट्रेन में बैठाए। आरती ने बादामी ट्राउजर एवं मैचिंग टॉप पहना हुआ था। उसके घुंघराले बाल कंधों तक लटक रहे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था। इस ड्रेस में आरती बेहद आकर्षक लग रही थी। ट्रेन में बर्थ पर लेटी सी वो इंग्लिश का एक नॉवेल पढ़ने लगी कि दूसरी बर्थ पर एक नवयुवक कब आ गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया। आप लखनऊ में रहती हैं? आवाज सुनकर आरती चौंक गई। हाँ, मैं पिछले कई सालों से लखनऊ में हूँ। आरती ने निर्भीक होकर उत्तर दिया। मेरा नाम अभय सिंह है। आप चाहें तो मुझे अभय कह सकती हैं। मैं आर्मी में कैप्टन हूँ। मेरी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में है। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा हूँ। मेरा घर लखनऊ में गोमती नगर में है। कहते कहते अभय ने अपना विजिटिंग कार्ड आरती के आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद कहकर आरती ने कार्ड ले लिया। कैप्टन सिंह उसे कुछ बातूनी तो लगा, परंतु उसका बेझिझक एवं निर्भीक व्यवहार अच्छा भी लगा। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? अभय ने पूछा। मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर मैंने एमए पास किया है। इस समय अपनी बहन के पास निराला नगर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। इसी सिलसिले में दिल्ली गई थी। आरती ने सफेद झूठ बोला था। आज उसे अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाने में बच्चों द्वारा किए जाने वाले खेल जैसा मजा आ रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अभय ने प्रसन्न मुद्रा में कहा। मुझे भी, आरती ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर रास्ते में अभय तमाम बातें करता रहा और आरती उत्सुकता से सुनती रही। जब लखनऊ स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकी तो आरती ने सिर उठाया। देखा कि रोहन डिब्बे के पास खड़ा है, उसे लेने आया था। अभय, तुम्हारे साथ रास्ता कितनी जल्दी पार हो गया, पता ही नहीं चला। आरती ने इतनी जोर से कहा कि रोहन सुन ले। अभी तो 1 महीना लखनऊ में ही मुलाकात होती रहनी चाहिए। अभय ने अभी तक रोहन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आपका फोन नंबर पास है, फोन करती रहूंगी। अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। आरती जानबूझकर खूब जोर जोर से बोल रही थी। आरती ने बड़ी आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए अभय से हाथ मिलाया और अटैची हाथ में लेकर खटाखट नीचे उतर आई। रोहन आश्चर्य से कभी आरती को तो कभी अभय को देख रहा था। उसके बोलने की शक्ति समाप्त हो गई थी। अरे भाई, जल्दी चलो, क्या सोचने लगे? बड़ी गर्मी है। प्लेटफार्म पर आते ही आरती रोहन का हाथ खींचते हुए कहा। रोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आरती के रंग ढंग देखकर वह भौचक्का हो रहा था। चुपचाप चल दिया और आरती के साथ कार में बैठकर घर आ गया। आरती बेटी, 3 सप्ताह में तुम इतनी बदल गई, मम्मी जी ने आरती को देखकर आश्चर्य से कहा। और मम्मी, इनसे पूछो कि ट्रेन में इनके साथ वह कौन था जिससे यह हंस बोलकर बातें कर रही थी और हाथ मिलाकर फिर मिलने का वादा करके आई है। रोहन गुस्से में बोला। अरे मम्मी जी, वे अभय थे, आर्मी में कैप्टन है और दिल्ली में पोस्टेड है। यहाँ गोमती नगर में अपने घर 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं। मम्मी जी, वे एक चित्रकार भी हैं। अपनी बनाई हुई कितनी सुंदर पेंटिंग उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है। वे प्रतिभावान होने के साथ बहुत सोशल भी हैं। उनके साथ रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। यह कहते हुए आरती ने कनॉट प्लेस से खरीदी हुई एक पेंटिंग मम्मी जी के सामने रख दी। अच्छा, तो अब आप उनका प्रेजेंट भी लेने लगी? रोहन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अरे भाई, पत्नी तो हम आपकी ही रहेंगी। घड़ी 2 घड़ी किसी से हंस बोलकर मन बहला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? आरती ने रोहन द्वारा शब्दों को दोहरा दिया। रोहन गुस्से से पागल हो रहा था। उसे आगे कुछ नहीं बोला गया। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। आरती बेटी, राम ने खाना मेज पर लगा दिया है। नहा धोकर कपड़े चेंज कर लो और फिर कुछ खा पी लो, मम्मी जी ने उस समय बात को टालते हुए कहा। आरती बाथरूम में चली गई। नहा धोकर साड़ी पहनकर बाहर निकली तब मम्मी जी उसकी ओर देखकर बोली। आरती, साड़ी पहनकर तुम कितनी सुंदर लगती हो। यह मॉडर्न कपड़े अपनी बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। अपने देश का पहनावा तो साड़ी है। मम्मी जी, मेरी समझ में नहीं आता, मैं उनको कैसे खुश करूं। इतने दिनों से वे मुझे दकियानूसी अनसोशल कहते रहे और जब कुछ नया सीखा है तो भी खुश नहीं है। आरती ने अपने मन की बात कही। रोहन आज आरती को अभय के साथ घुल मिलकर बोलते देखकर उद्विग्न था और बगल के कमरे में उसकी और मम्मी की बातें सुन रहा था। आरती की बातें सुनकर वह वहीं आ गया और अपनी सफाई देता हुआ और मम्मी की ओर देखते हुए बोला। मम्मी, मेरा मतलब यह थोड़े ही था कि आरती जीन्स और लो कट टॉप पहनकर अल्ट्रा मॉडर्न बन जाए और गैर मर्दों के साथ दोस्ती करती फिरे। रोहन का रोवासा सा मुंह देखकर आरती समझ गई कि रोहन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा मम्मी जी, मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा खा पी लूं, तब बात करेंगे। कहते कहते आरती डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। वह अपनी सफलता पर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।